राज नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत आपदा का सामना की इस श्रृंखला में। प्राकृतिक आपदाएं हमारे समय का एक सच है और जब यह सच है तो तैयारी में ही है समझदारी। और इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि हमारी अलग अलग संस्थाएं आपदाओं को लेकर किस तरह की तैयारियां लगातार करती रही हैं, चाहे वो एनडीए में हो, एनडीआरएफ हो या मौसम विभाग हो। राज्यों के अपने अपने तंत्र हों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अपनी अलग अलग कोशिशें हों, लेकिन इन सब के बीच हम और आप एक बड़ी भूमिका अपनाते हैं या निभाते हैं। वहीं समाज का एक वर्ग अपने आप को समर्पित कर देता है आपदा से सामना करने में। उन्हें वॉलंटियर या स्वयं सेवक कहें या ऐसी ही कई संस्थाएं जो समाज में एक बड़ा असर छोड़ती हैं। आज आपदा का सामना में बात आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवकों की भूमिका की, यानी क्या बदल सकता है जब मिले हाथ से हाथ। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे की बात करें तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि स्वयंसेवक आपदा जोखिम प्रबंधन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि समाज और स्वयंसेवक दोनों होते हैं इससे लाभान्वित, यह हमें समझना बेहद जरूरी है। स्वयंसेवक की भूमिका आपदा के हर चरण में इसकी भूमिका होती है, चाहे वो आपदा से पहले हो, आपदा के दौरान हो या आपदा के बाद हो। इन स्वयंसेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें खासकर जागरूकता फैलाना, तैयारियों में उनका विशेष योगदान होता है। स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण और प्रतिक्रिया में विशेष योगदान रहता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है आपदा का सामना करने में। और आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति भी कहती है कि समुदायों के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सेवा को बढ़ावा दिया जाए। और प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा में भी स्वयं सेवा की पूरी प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने की बात स्पष्ट तौर पर है। वहीं अगर संस्थाओं की बात करें तो चाहे वो एनएसएस हो, नेहरू युवा केंद्र हो, सिविल डिफेंस हो, स्वयं सेवकों के ये महत्वपूर्ण संगठन हैं जो काम करते रहे हैं। एनसीसी है, स्काउट और गाइड है, रेड क्रॉस स्वयं सेवकों के महत्वपूर्ण संगठन के तौर पे जाने जाते रहे हैं। इसके अलावा जो समुदायों की प्रतिक्रिया है, क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वयंसेवकों की। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के जरिए भी स्वयंसेवकों को तैयार करने पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एनएसएस से लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हमारे पास पूरे देश भर में मौजूद हैं। एनवाईकेएस की बात करें तो करीब 35 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हमारे पास पूरे देश भर में हैं। भारत स्काउट और गाइड की अगर हम बात करें तो ये भी करीब 34 लाख के आसपास ये स्वयंसेवक पूरे देश भर में हैं। एनसीसी हम जानते हैं बड़ी भूमिका इसकी रही है, करीब 13 लाख कैडेट पूरे देश भर में हैं और ये स्वयंसेवक के तौर पे भी अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। सिविल डिफेंस की बात करें तो 4.25 लाख स्वयंसेवक देश भर में हैं और पंजीकृत कुल स्वयंसेवकों की अगर संख्या पूरे देश भर में बात करें तो करीब 1.25 करोड़ इसकी संख्या बैठती है। इसके अलावा कई संस्थाएं भी हैं जो आपदा प्रबंधन में जुड़ी हुई हैं और जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनकी संख्या एनजीओस की करीब 19,000 के आसपास है। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठन स्थानीय स्तर पर संवेदीकरण की भूमिका उनकी होती है, पूर्व चेतावनी और उसके प्रसार में उनकी बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा जब आपदा होती है तो स्वयंसेवी संगठन जो निकासी की व्यवस्था है, खोज की व्यवस्था है और जो बचाव की भूमिका है उसमें भी उनकी एक भूमिका होती है। इसके अलावा मानवीय जो प्रतिक्रिया है, राहत कार्यों में जो भूमिका है, स्वयंसेवी संगठन वहां भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ साथ जो तैयारी है, प्रशिक्षण है, योजना है, तैयारियां हैं, उसमें उनकी भूमिका होती है। और अंत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य यह बनाया गया है, जो लगातार जारी है कोशिश है। अब वक्त है इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों से परिचय लेने पर, उनका परिचय देने का, जो इस गंभीर मुद्दे पे अपने विचार सामने रखेंगे। आइए उनसे आपका परिचय करा दें।
हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी हैं जो सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल हैं, फाउंडर है सामर्थ्यम, नेशनल अवार्डी भी हैं 2003 की, एक्सेसिबिलिटी मोबिलिटी और वॉश स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जगदानंद जी हैं जो मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है सिविल सोसाइटी नीति आयोग। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और राजेंद्र सर, मैं सबसे पहले आपसे अगर शुरुआत करूं तो मोटे तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं उन स्वयंसेवकों की भूमिका की अब तक, क्योंकि वो सुर्खियों से परे, हेडलाइंस से परे वो अपना काम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि स्वयं सेवा, स्वयं से दूसरों की सेवा, बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से करने की इच्छा को ही हम लोग वॉलंटियरिज्म कहते हैं। और यह किसी भी समुदाय या कम्युनिटी के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो समाज को या कम्युनिटी को आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद उनकी मदद करती है, ताकि जान माल की हानि, क्षति कम हो और कम्युनिटी को फिर से अपनी जगह, अपने कार्यों में वापस लाने में ये मदद करती है। और हर कम्युनिटी की यह एक सबसे बड़ी ताकत का एक मौलिक स्रोत है, जिसे हम फंडामेंटल सोर्स कहते हैं कि ये हर कम्युनिटी की ताकत है। क्योंकि एक और जहां ये लोग फर्स्ट विक्टिम होते हैं, वहीं ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होते हैं। और इस दौरान जो गोल्डन आवर्स में अगर ये इन स्वयं सेवकों के पास थोड़ा सा आपदा का ज्ञान हो, थोड़ा सा हिम्मत से ये काम ले, तो ये सब लोग उस समय कम्युनिटी को हौसला भी देते हैं और उनकी हिफाजत करने के लिए ये सामने कहीं देवदूत बनकर सामने खड़े होते हैं। क्योंकि भारी सहायता जब तक इन लोगों तक पहुंचती है, तब तक ये कम्युनिटी वॉलंटियर काम शुरू कर चुके होते हैं। और मुख्य रूप से ये लोग जो हैं, अगर मैं कहूँ, आपदा के दौरान विशेष रूप से जागरूकता पैदा करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तैयारियों, स्थानीय क्षमता व निर्माण तथा तत्कालिक सहायता में ये लोग मदद करते हैं। और धीरे धीरे ये अपनी कम्युनिटी को आपदाओं से बाहर निकाल करके लेके आते हैं। इसके साथ ही ये जब ये सेवा भाव में जुड़ते हैं, तो इससे इन वॉलंटियर्स का अपना आत्मबल भी बढ़ता है और ये हर चुनौतियों को, आने वाली चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका असर सिर्फ जो पीड़ित हैं सिर्फ उन तक नहीं बल्कि समाज में एक सकारात्मक असर भी पड़ता है। जगदानंद जी, हमें यह समझाएं कि अब तक किस तरह की भूमिका रही है, क्या हमारा अनुभव बताता है कि स्वयं सेवकों की भूमिका कितनी बड़ी है और कितनी हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, ये जो प्राकृतिक विपत्ति जब आता है, ये एक मेनी हैंड्स प्रॉब्लम है। बहुत उसके लिए कारण है, अभी कारण के बारे में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसीलिए उसको मेनी हैंड्स अप्रोच में डील करना चाहिए। तो इसी में स्वयंसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं और बाकी जितने वॉलंटियर्स आपने बताया, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, भारत स्काउट्स, गाइड्स और बाकी उसके अलावा पूरा देश भर की कई संस्थाएं ऐसे हैं जो सालों से उसी काम में लगे हुए हैं। कभी भी आपदा आता है तो यही लोग पहले जाके पहुंच जाते हैं। और जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो 2005 में बना, 5 से पहले हम जाएंगे देश में, तो सेकंड प्लान या थर्ड प्लान में एक ही लाइन लिखा है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करते हैं देश में, कम से कम डिजास्टर के टाइम में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और उसके लिए सरकार पूरा उनके साथ मिलके, और ये लोग जो भी काम करना चाहते हैं सरकार के साथ मिलके इसमें लग जाएं। और ये जो है चला सेकंड प्लान से 7th प्लान तक। 7th प्लान में एक चीज आया, आपदा के समय में जो काम हो रहा है ग्राउंड जीरो में, सरकार की आंख और कान बन जाए ये वॉलंटियर्स, तो ये एक्सटेंडेड आर्म ऑफ दी सरकार बन जाए, तो कि सरकार को पूरा फीडबैक मिल सके कि ग्राउंड जीरो में क्या हो रहा है, कहाँ क्या जरूरी है और कैसे कुछ करना है। और अभी जो हम समय में बैठे हैं, अभी पार्टनरशिप के समय है और पार्टनरशिप में
जैसे नीति आयोग में अभी एसडीजी की रिपोर्ट जी। निकलते हैं, उसमें सरकार और गैर सरकारी संगठन, सरकार और वॉलंटियर्स मिलके क्या कर सकते हैं, उसमें वो भी स्पष्ट में आया है। लेकिन जो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल, क्यों ये जरूरी है कि वॉलंटियर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें योगदान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तो है वॉलंटरी, सरकार के पास बड़ा रिजिडिटी होता है कानून में, फिर फंस जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन असली समय में कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी की बड़ा जवाबदेही की हिसाब है। वॉलंटरी सेक्टर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जी। फ्लेक्सिबिलिटी को चाहे तो कुछ कर, जैसे अंजलि हमारे साथ बैठी है यहाँ जी, जो वॉलंटरी सेक्टर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। बिल्कुल हम क्या बिल्कुल, है, जैसे बिल्कुल। वुमेन हेडेड हाउस होल्ड जो अफेक्टेड हुआ है उसके साथ हम काम कर सकते हैं। जी, जो बिल्कुल। दिव्यांग हेडेड हाउस होल्ड है उसके साथ हम काम कर सकते हैं। विडो हेडेड हाउस होल्ड है जिनको बहुत जरूरत है, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। जी। दलित जो गांव के बाहर भी कुछ रहते हैं उनके हेमलेट में हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात, उनकी बिल्कुल। असुविधा भी देख सकते हैं। जी, ये जी। सारा जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, जिनको ज्यादा जरूरत है उनके पास पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी जो चीज है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस की जो बात है जी। उसमें वॉलंटियर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और इनकी बहुत योगदान की जरूरी है। मैंने जो देखा है उड़ीसा में हम करते हैं गांव में बिल्कुल। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, वो प्लान में इतने समय देना पड़ता है लोगों के साथ, इतने समय सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, रात को बैठ के रात को 8 बजे मीटिंग खत्म होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि जी, ये बताएं कि आप ग्राउंड जीरो पे काम करती हैं, और एक महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ जगदानंद जी ने इशारा किया कि जो पीड़ितों में भी जो पीड़ित है, मसलन दिव्यांग जन हैं, वृद्ध हैं, या समाज का ऐसा तबका है जो शायद जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, उसको इस प्रक्रिया में शामिल करना और एक साथ लाना, और स्वयं सेवक क्या इस बात को सुनिश्चित करते हैं समाज में जो इस तरह के जो पीड़ितों में पीड़ित हैं उसकी पहचान करते हैं और आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को तेज करते हैं? बिल्कुल, ये स्वयं सेवी संस्थान जो है और जो हम वॉलंटियर्स हैं, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक आउटरीच पहुंचे जो पिरामिड में बिल्कुल नीचे हैं। जैसे हम वनरेबल ग्रुप कहते हैं, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, विकलांग व्यक्ति हो, दिव्यांग व्यक्ति हैं, या ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑर्फनेजेस में या इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। तो हमारी पहुंच आउटरीच वहां तक होती है, और इसके लिए हमें जो मेन इम्पोर्टेंट जरूरत पड़ती है वो ये होती है कि हम अपना जो वॉलंटियर्स है वहां तक पहुंचाएं, उनके इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको समझें, और इसके अलावा उनको कहीं अच्छी जगह पे शेल्टर्स मिल पाए तो वो करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग व्यक्ति थे जो घरों में बंद हो गए, और जिनकी जो केयरर्स हैं या उनके जो केयर गिवर्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाए। उस समय हम लोगों ने ये मुहिम की कि उन तक राशन पहुंचाना, उनके पास दवाइयां पहुंचाना, इवन के उपकरण, जैसे कि अगर व्हीलचेयर किसी की गई है या क्रचेस किसी की, बैसाखी किसी की खराब हो गई है, वो सब ठीक कराना, वो सब भी हमने ध्यान दिया। और एक हमने पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें 27 प्रदेशों से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और स्टेट कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, बेशक जन आयुक्त हमारे साथ जुड़े थे, जिनके द्वारा हम लोगों ने ये करीबन 327 ऐसे डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन है जहां तक हम पहुंचे। राजेंद्र जी, हमें ये बताएं कि किस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया बनाया गया है, किस तरह से उसे समर्थन दिया गया है जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं? जैसे जगदानंद जी ने कहा है कि डीएम एक्ट जो है 2005 में आया, उससे पहले से ये संस्थाएं हमारे यहाँ बहुत ही सुचारू ढंग से काम कर रही हैं और गांव-गांव में काम कर रही हैं। लेकिन डीएम एक्ट आने के बाद सेक्शन 22 और 30 ऑफ डीएम एक्ट वो कम्युनिटी प्रिपेयरनेस और कम्युनिटी ट्रेनिंग की बात करता है। 2009 में जो हमारी पॉलिसी आई है उसमें आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति पे हमने पहले बार वॉलंटियर शब्द का जिक्र उसमें किया है। और इसके बाद जो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जो जोखिम न्यूनीकरण पर जो के दौरान जो है 10 सूत्री कार्यक्रम दिया है, 10 पॉइंट एजेंडा जो है पूरे देश को दिया है, उसमें उन्होंने स्पेशली लोकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और महिलाओं को लीडरशिप को सशक्तिकरण पे उन्होंने बहुत उस पर जोर दिया है। इसके साथ ही हमने हर एक राज्य को रिक्वेस्ट किया है, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ जितने भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक साथ लाएं, उनको सपोर्ट करें, बिल्कुल वही डिजास्टर के टाइम पे दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, वही आपसे सबसे ज्यादा मित्र होंगे। जी बिल्कुल। इस दौरान अगर आपने देखा होगा उड़ीसा में, जगदानंद जी उड़ीसा से आते, 2019 में जो फानी चक्रवात आया था, तूफान आया था, उस दौरान उड़ीसा में 45,000 वॉलंटियर्स ने करीब 12 लाख लोगों को जो है सुरक्षित घरों से निकाल करके उनको अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है। जी बहुत सारी चीजें जो हम लोग इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल राजन जी, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। और इसकी अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए आप awards.gov.in पर या फिर www.ndma.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, सूचनाएं ले सकते हैं। हां, ये जरूर याद रखें कि आखिरी जो तारीख है वो 30 सितंबर 2022 तक है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 तक होगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of applications shall be 30th September 2022. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपदा का सामना में। आज हम बात कर रहे हैं कि स्वयंसेवकों की भूमिका आपदा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंजलि, मैं ये जानना चाहता हूं कि आम लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं, कैसे वो आगे आते हैं, क्या उनके लिए प्रोत्साहन, क्या कुछ सरकारों या दूसरी एजेंसियों की तरफ से भी आता है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया काम करती है? आई थिंक प्रोत्साहन से भी ज्यादा जो जरूरी है वो नेटवर्किंग है, कि किस तरीके से हम एक नेटवर्क बनाएं और उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि जैसे दूसरे लोग इम्पोर्टेंट है समाज में, उसी तरह से दिव्यांग लोग और बुजुर्ग लोग इम्पोर्टेंट है। जब संस्थानों के साथ या गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ हम जुड़ते हैं और कोई अच्छा काम होता है और आपदा में लोगों को हम सुरक्षित कर पाते हैं, उसके बाद उनको एक धन्यवाद जरूर दें, जिससे कि वो आगे जो बनने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए और सुदृढ़ हो जाती है और लोगों तक हमारी बात जो पहुंच पाती है, उससे ये होता है कि और लोग से लोग मिलते जाते हैं। जैसे कि आपका
ये बिल्कुल सही लोगो है, मिले हाथ से हाथ। जी। तो जरूरी है कि हम लोगों तक पहुंच रखें और उनके अंदर एक ट्रस्ट पैदा करें कि आप हमारा सहयोग दें और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जगनानंद जी, उड़ीसा का बहुत बड़ा एक सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी है, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक्सटेंडेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज। तो कैसे ये संभव हो पा रहा है, कैसे तालमेल बिठाया जाता है जो स्वयंसेवी संस्थाएं या स्वयंसेवक हैं और सरकार की एजेंसियां हैं, और उसको सही करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, उड़ीसा में जो मैंने देखा, 99 सुपर साइक्लोन जब हुआ था, उस टाइम हम उड़ीसा में 10,000 लोगों का मौत हुआ था। मतलब इतना बड़ा भयंकर, पूरा सारा राज्य ठप हो गया था, सेक्रेटरीट पूरा अंधेरा में था, सरकार बंद हो गया था। तो उस दिनों में मुझे याद है, हम तुरंत जितने स्वयंसेवी संस्थाओं उड़ीसा में काम कर रहे हैं, तब उनको इकट्ठा करके एक बनाया एक मिशन, जो मिशन पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम कर रहा था। और तुरंत उसके बाद सरकार से रिक्वेस्ट किया कि स्पेशल रिलीफ कमिश्नर जो है उसको छोड़ के एक एनजीओ कोऑर्डिनेशन के लिए, एक वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन के लिए सीनियर ऑफिसर किसी को आप मुकर्रिर करिए, जो जिनके साथ हम मिलके आगे बढ़ाएंगे। तुरंत सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने उसको मान लिया, और एक बढ़िया, एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे थे, उनको कर दिया हमारे साथ जोड़ने का काम। फिर हम हफ्ते में 2 बार 3 बार बीच में फिर प्रधानमंत्री की जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ जो देख रहे थे, वो भी आगे, जॉइंट सेक्रेटरी वो भी जुड़ गए उसमें। फिर हम लोग पूरा भारत सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं मिलके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम किया। एक और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। अधिक जानकारी के लिए या फिर आवेदन करने के लिए आप www.awards.gov.in पर, या फिर एक दूसरी वेबसाइट www.ndma.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है, इसे जरूर याद रखें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 तक होगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of application shall be 30th September 2022. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपदा का सामना में, कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा। और राजेंद्र सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
कि क्या आपको इस वक्त लगता है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे क्या जो चुनौतियां हैं उस पर कैसे पार पाया जा सकता है, और विशेषकर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमता निर्माण है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, क्षमता निर्माण के लिए बहुत कुछ काम हो रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग लोकल लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं। और जहां तक बढ़ाने का सवाल है, 36 राज्यों में आप देखिए 2,60,000 हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, 6,62,000 करीब हमारे गांव हैं, 3,723 हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिकाएं वगैरह हैं। इन सब में अगर जो आपने आंकड़े हमें दिए हैं, 1,25,00,000 वॉलंटियर, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, ये सब लोग हमारे पास हैं। और इसके अतिरिक्त 18,000 एनजीओ जो हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर काम कर रहे हैं आपदाओं के लिए और आपदाओं के समय और आपदाओं के बाद, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। जरूरत है इनको एक साथ लाने की, इनको प्रोत्साहन देने की, इनको जो ये सजेशन हमें देते हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम, जो कोविड के टाइम पे जगदानंद जी ने जो है बहुत अच्छे सजेशन, हमारी करीब 18-19 मीटिंगें इनसे हुई है। जो सजेशन ये हमें देते हैं, हम लोग इसको एनडीए में अपने गाइडलाइन में लेके आता है और स्टेट्स को जो है गाइड करता है किस तरह इन सबको लोगों को साथ लिया जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही जो हम 1 लाख आपदा मित्र बना रहे हैं, ये आपदा मित्र भी इन 36 राज्यों में 350 जिलों में जाएंगे और अपने अपने कम्युनिटी में जा करके ये अवेयरनेस जो है ये अवेयरनेस सबको देंगे। मेन मकसद है कि आने वाले कालखंड में, ये तो जो है चल रहा अमृत कालखंड है, आने वाले कालखंड में कोशिश करेंगे कि भारत का हर आदमी आपदाओं से लड़ने के लिए सक्षम हो और सतर्क रहे कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, बिल्कुल हमारे पास समय कम है। कहावत है, स्वस्व में स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम, कि अपना थोड़ा बहुत दूसरे के लिए बहुत कुछ बन सकता है। इस साधना के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग इन आपदाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो जरूरी यही है कि हर आम आदमी इसमें अपनी भूमिका निभाए, सुनिश्चित करे, और जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए और उनकी भी भूमिका को सराहा जाए। हमारे आज के इस अंक में इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजेंद्र जी आपका, इसके अलावा अंजलि अग्रवाल जी आपका, और जगदानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपदा के सामना के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।